कि सरकार का पूरा पूरा जोर है इस चीज पे, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन था। तो उसके ऊपर भी एग्जैक्ट सेम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जो नॉर्मल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो लोग इस बिजनेस में हैं उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, प्लस जो टैक्स डिडक्शन मिल रहा था, टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, वो भी नहीं मिलेगा, तो एक एडेड खर्चा हो जाएगा। उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी सरकार वो हटा देगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फिलहाल जो प्रोविजन है, काफी लोग हैं जो उस लेवल की गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं। इसी बात के ऊपर टेस्ला के साथ इशू भी हुआ था। जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कोई बिजनेस करना है ऑटो पार्ट से रिलेटेड या ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस फील्ड में शायद। हाय एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 फेब को यानी कि परसों बजट रिलीज हुआ है, और इस बजट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। अगर सारे बजट को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत के लिए जो कार या व्हीकल रिलेटेड प्रोविजंस हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। इन केस अगर आपको इस बजट से और कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ जानना होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को भी कवर करूं। आई नो कि आपने कमेंट्स में और भी काफी चीजें पूछी हुई हैं जिनका हो सकता है कि मैंने रिप्लाई ना किया हो, कुछ मैसेजेस आ रखे हो जिनका शायद रिप्लाई ना किया हो। मोस्टली मैं करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर मैं कवर कर लूं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स हेड टू दी बजट। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूं आपको फटाफट। सो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं ऐसे ही अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं या मैं कुछ मिसकम्युनिकेशन ना कर दूं। सो टू एंश्योर कि जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, जेन्युइन होगा, मैं पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट डॉक्यूमेंट, बजट स्पीच खोल के बैठा हूं आप लोगों के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। अगर आप चाहो तो indiabudget.gov.in इस वेबसाइट पे जाके खुद चेक कर सकते हो। और मैं आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट का वॉक थ्रू कराते कराते सारे रेलेवेंट प्रोविजंस बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। और एक चीज और, जब मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में समझाओ, और जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो काफी सारे लोग जो प्रॉब्ली हिंदी नहीं समझ सकते, मे बी फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट और साउथ साइड, वो लोग मेरे से कहते हैं कि इंग्लिश में बोलो। अब मैंने इस चैनल की नीश को बिल्कुल स्ट्रिक्टली हिंदी या स्ट्रिक्टली इंग्लिश नहीं करा हुआ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता हूं। क्योंकि बजट इज समथिंग विच इंपैक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, इसलिए मैं चीजें हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। हो सकता है कि पहली बार हिंदी में बोल के फिर इंग्लिश में रिपीट करूं, या पहली बार इंग्लिश में बोल के हिंदी में रिपीट करूं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरी समझाने की और इस वीडियो की पेस थोड़ी स्लो है, तो 1.25x 1.5x या 2x पे सुन लेना, यूट्यूब में सेटिंग्स हैं। और किसी को अगर लगता है कि मेरी समझाने की पेस बहुत फास्ट है, तो आप यूट्यूब में जाके 0.75 या 0.5x पे इस वीडियो को सुन लेना, जैसा आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। काफी काफी अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, किसी को फास्ट चाहिए, किसी को स्लो चाहिए। उस तरह की ऑडियंस के लिए यूट्यूब ने वो सेटिंग दे रखी है स्पीड कंट्रोल करने की। मैं अपने हिसाब से मॉडरेट स्पीड पे इस बजट को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सारा बजट नहीं, सिर्फ व्हीकल वाले पोर्शन। कमिंग बैक टू दी स्क्रीन, सबसे पहले निर्मला सीतारमन जी ने जो बात करी है वो बात करी है व्हीकल रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसिंग ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीनिंग आवर इकोनॉमी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार का पूरा पूरा जोर है इस चीज पे कि पोल्यूशन कम करना है इंडिया में। और पहली बात तो रिन्यूएबल सोर्सेज पे ध्यान देना है, और दूसरी बात जहां पे भी हम पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं कोशिश करनी है कि हमें नॉन पोल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं उसके लिए। इन फर्दरेंस ऑफ द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मेंशन्ड इन बजट 2021-22, यानी कि बजट 2021 के अंदर निर्मला सीतारमन जी ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। लेकिन उसके आगे चलते हुए आई हैव एलोकेटेड एडिक्वेट फंड्स टू स्क्रैप ओल्ड व्हीकल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पुरानी गाड़ियां हैं, देखो प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर तो दिल्ली में है कि 10 साल की डीजल और 15 साल की पेट्रोल, उनकी लाइफ खत्म। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ गाड़ियां हैं जो बहुत पुरानी हैं, तो उन्हें भी सरकार स्क्रैप करेगी और रिप्लेस करेगी नई गाड़ियों से। तो उसके लिए सरकार ने कुछ फंड्स एलोकेट किए हैं। स्टेट्स विल आल्सो बी सपोर्टेड इन रिप्लेसिंग ओल्ड व्हीकल्स एंड एम्बुलेंसेज। स्टेट्स के अंदर भी जो पुरानी गाड़ी और एम्बुलेंस हैं उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा, और इसके लिए कुछ फंड्स एलोकेट किए गए हैं। कितनी पुरानी गाड़ियां, कितने साल पुरानी गाड़ियां कब रिप्लेस होंगी, किस तरह से होंगी, कितना फंड एलोकेट किया गया है, और स्टेट्स को कितना मिलेगा और कौन कौन सी स्टेट को कितना मिलेगा, उसकी डिटेल शेयर नहीं करी है। दी वर्ड एडिक्वेट फंड्स हैज बीन यूज्ड। अब चलते हैं दूसरे प्रोविजन पे। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री 50 साल के लिए। मतलब कि लोन की टेन्योर 50 साल होगी। जैसे हम लोग होम लोन 20, 25, 30 साल के लिए लेते हैं, तो आज अगर कोई स्टेट लोन ले रहा है तो 50 साल के अंदर वो वापस करेगा ईएमआई में, लेकिन ईएमआई में इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ प्रिंसिपल होगा। अब सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को अगर लोन दे रही है तो इसमें गाड़ियों का क्या रिलेशन है, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहो, मैं सारा समझाऊंगा। The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24.
यानी कि आने वाले साल में 2023-24 में फाइनेंशियल ईयर में जितना भी लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रति ही खर्चना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जिन लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब नहीं पता, अगर आप लोग कुछ फाइनेंस बैकग्राउंड के हो और आपको लग रहा है कि मैं कोई रेपिटेटिव बात बता रहा हूँ, प्लीज हैव सम पेशेंस। हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि हमारे रोजमर्रा के खर्चे, किसी को इंटरेस्ट पे कर दिया, किसी को सैलरी पे कर दी, बिजली का खर्चा, इस तरह की रिकरिंग चीजें। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम असेट्स खरीदने के लिए खर्चा करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा, मशीन्स खरीदने के लिए खर्चा। कोई भी मैंने असेट लिया है जिसको मैं यूज करके कुछ वैल्यूएबल चीज बना सकता हूँ। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्ट करने के ऊपर काफी जोर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, असेट्स बनाओ और असेट से कुछ प्रोड्यूस करो, ताकि आज की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये कल को कुछ रिटर्न दे। तो ये तो क्लियर है दैट द एंटायर 50-year लोन टू स्टेट्स हैज टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023-24। मोस्ट ऑफ दिस विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट्स। जितना भी लोन दिया जाएगा करना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, लेकिन किस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करना है ज्यादातर स्टेट्स की अपनी मर्जी है, वो जहां करना चाहे कर सकती हैं। बट अ पार्ट विल बी कंडीशनल ऑन स्टेट्स इंक्रीजिंग देयर एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई स्टेट अगर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है तो उसका कुछ पोर्शन कंडीशनल होगा। कंडीशनल मतलब कि सरकार बताएगी कि आपको यहीं पे करना है, 100% डिस्क्रिशनरी नहीं है। पार्ट्स ऑफ द आउटले विल ऑल्सो बी लिंक्ड टू और एलोकेटेड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस: स्क्रैपिंग ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स। और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन पुरानी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप करने के लिए और उनको नई गाड़ियों से रिप्लेस करने के लिए जो खर्चा होगा, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जितना भी 50 ईयर लोन दिया जाएगा उसमें से कुछ लोन इन निम्नलिखित पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें से कि ये एक पर्पस है कि भी आपको गाड़ियां रिप्लेस करनी है। थर्ड प्रोविजन बात करता है ग्रीन मोबिलिटी के बारे में। टू अवॉइड कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आई प्रपोज टू exempt एक्साइज ड्यूटी ऑन जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस कंटेंट इन इट। जैसे ब्लेंडेड फ्यूल्स नहीं होते, एक तो है नॉर्मल सिंपल पेट्रोल और एक होता है E20, मतलब कि पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल है। E100 भी होता है कि सारा का सारा एथेनॉल है, तो वो ब्लेंडेड फ्यूल है कि कुछ पेट्रोल है उसके अंदर एथेनॉल है। वैसे ही जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी मीथेन की होती है, तो ब्लेंडेड नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जिसके अंदर कुछ बायोगैस भी मिक्स्ड हो। तो वो जो बायोगैस का पोर्शन है जो कि जीएसटी नेट में आ चुका है, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी सरकार वो हटा देगी, क्योंकि पहले उस पर जीएसटी भी लग रहा था, फिर एक्साइज ड्यूटी भी लग रही थी, तो कैस्केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन हो रही थी। टू फर्दर प्रोवाइड इम्पेटस टू ग्रीन मोबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन इज बीइंग एक्सटेंडेड टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो आपको पता चल गया ना। एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यूज होती है बैटरी, और बैटरी को बनाने के लिए चाहिए लिथियम आयन सेल्स, और उन लिथियम आयन सेल्स को बनाने के लिए कुछ चाहिए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि कोई मशीन, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी है। तो वो जो कैपिटल गुड्स हैं या जो मशीनरी हैं, अगर आपको बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ रही है ताकि आप इंडिया में वो लिथियम आयन सेल्स बना सको, तो उन मशीनरीज के ऊपर जीरो कस्टम्स ड्यूटी। सो बेसिकली जो लोग इस बिजनेस में हैं, जो कि लिथियम आयन सेल्स बना रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो काफी मोटा खर्चा उनका बच जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कोई बिजनेस करना है ऑटो पार्ट्स रिलेटेड या ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस फील्ड में शायद कंपटीशन अभी कम है, ज्यादा प्लेयर्स इसमें आए नहीं है। तो अगर कोई बहुत सारे पैसे लेके बैठा हुआ है और वो कोई नया काम शुरू करना चाहता है, वो इसमें जा सकता है। और जिसके पास थोड़े से कम पैसे हैं, जो उतना ज्यादा अमीर नहीं है कि खुद का प्लांट खड़ा कर ले, भाई किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो आप लोग जो ये बिजनेस करती हो, क्योंकि जैसे जैसे इसकी अर्निंग बढ़ेगी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस भी ऊपर जा सकता है। मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ये मैं एक बिल्कुल बेसिक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एडवाइस बता रहा हूं जो कि आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। जब भी सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जिससे कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फायदा होता है, तो शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता है, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से बोला है। म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी मार्केट्स आर फ्रॉट विद मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी इन इट। ऐसा ही कुछ है ना जो आपको सुनने को मिलता है कई बार इन बिजनेस चैनल्स पे, तो वही। और बाय द वे, ऐसी जो कंपनीज हैं जो ऐसा बिजनेस कर रही हैं और जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनके नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, और अगर बाई चांस मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम हो तो मुझे भी पता चल जाए। और अब मैं चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे। गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी रेट्स में काफी चेंजेस किए हैं। तो ये सामने आप लोग टेबल देख सकते हो, कस्टम ड्यूटी रेट चेंजेस लिखा भी हुआ है। कमोडिटी कौन कौन सी हैं?
फ्रॉम एंड टू, यानी कि पहले कितने परसेंट कस्टम ड्यूटी थी, टू यानी कि अब कितनी कस्टम ड्यूटी होगी। तो कंपैरिजन है कि पहले कितना था अब कितना है। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। स्पेशल कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन सेल फॉर यूज इन बैटरी ऑफ ईवीज, पहले था एज एप्लीकेबल और अब है निल। जैसा कि पिछले प्रोविजन के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो भी स्पेशलाइज्ड कैपिटल गुड्स या मशीन्स चाहिए लिथियम आयन सेल्स बनाने के लिए, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी 0 है। लेकिन सबसे बड़ा कैविएट इसमें यह है कि दिस इज अप टू 31st of March 2024। इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से कस्टम ड्यूटी दोबारा इंपोज हो सकती है। ये निल जो है ये इंडेफिनिटली नहीं है। सो जो लोग सोच रहे थे कि आप लोग इस बिजनेस में जाना चाहते हो, इस चीज का ध्यान रखना कि 1 साल तक फायदा मिलेगा, आगे शायद ना मिले, गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है कि ये निल आगे भी चलता रहे, हो सकता है कि ना भी हो, गवर्नमेंट की मर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट कस्टम्स ड्यूटी के प्रोविजन पे। चलो व्हीकल्स की तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, वार्म ब्लड हॉर्स इंपोर्टेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग एमिनेंस फॉर ट्रेनिंग पर्पज, यानी कि अगर आप कोई पोलो वोलो के प्लेयर हो और आपको घोड़े की जरूरत है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, अपना गेम इंप्रूव करने के लिए, और आप एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हो ऑफ आउटस्टैंडिंग एमिनेंस और आपको बाहर से कोई ऐसा घोड़ा चाहिए, तो पहले उस घोड़े के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी थी 30% और अब वो हो गई है निल। मतलब गाड़ियों के अंदर हॉर्स पावर और एक्चुअल हॉर्स, इन पे भी इंपोर्ट ड्यूटीज थी बताओ, लेकिन चलो अब इस पे निल है। लेकिन घोड़े के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी कम हुई है ना, वो कंपनसेट कर दी है गवर्नमेंट ने गाड़ियों के थ्रू, बताऊंगा वो भी। नेक्स्ट है व्हीकल्स, स्पेसिफाइड ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, सब सिस्टम्स एंड टायर्स व्हेन इंपोर्टेड बाय नोटिफाइड टेस्टिंग एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड और सर्टिफिकेशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। एक तो आजकल आप लोग पता नहीं मेरे शॉर्ट्स और वीडियोस देख नहीं रहे हो, किस बात की नाराजगी है। एनीवे, तो मैंने उसके अंदर एक टोयोटा कोरोला दिखाई थी जिसमें काफी सारे फीचर्स थे। पहली बात तो इट कुड रन ऑन ब्लेंडेड फ्यूल, इथेनॉल एज वेल एज पेट्रोल। सेकेंडली इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल। लेकिन वो गाड़ी अभी मास प्रोडक्शन में नहीं आई है, वो गाड़ी इंपोर्ट करी गई है, बाहर बनती है, एंड इट इज बीइंग टेस्टेड कि ब्लेंडेड व्हीकल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में कितनी फीजिबल रहेगी। तो अगर कोई नोटिफाइड टेस्टिंग एजेंसी जैसे जो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी मेजर करती है, या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी जो गाड़ियों की होमोलोगेशन करती है, होमोलोगेशन मतलब फिटनेस, कि वो हमारी इंडियन रिक्वायरमेंट्स एंड लॉस के हिसाब से रोड वर्दी है या नहीं, इस तरह की जो भी एजेंसीज हैं जो टेस्टिंग पर्पस के लिए या गाड़ी की सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए उस पूरी की पूरी गाड़ी को इंडिया में लाएंगे, या फिर उस गाड़ी के किसी पार्ट को या कंपोनेंट को या सब सिस्टम को या फिर टायर को भी लेके आएंगे, तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी पहले थी एज एप्लीकेबल और अब है निल। अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कस्टम ड्यूटी इतनी इतनी है तो मजा नहीं आएगा, इसके पीछे रैशनल मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। रैशनल ये है कि हमारी कंट्री के अंदर प्रिडोमिनेंटली पेट्रोल डीजल व्हीकल्स चलती आई हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि हाइड्रोजन व्हीकल्स भी आए, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां आए, हाइब्रिड भी आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आए। लेकिन ऐसी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करने से पहले जरूरी होता है कि इन गाड़ियों को एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में लाया जाए, इन्हें टेस्ट किया जाए टू सी कि ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कितनी सूटेबल हैं। एंड वो टेस्ट करने के लिए, ट्रायल्स के पर्पस के लिए, कुछ टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो इन गाड़ियों को लेके आती हैं, चलाती हैं। तो इनके ऊपर अगर कस्टम ड्यूटी लगेगी तो सिर्फ टेस्ट करने के अंदर अंदर ही काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसलिए कस्टम ड्यूटी हटा दी है, सो दैट न्यू टेक्नोलॉजी व्हीकल्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू बी ब्रॉट टू इंडिया एंड टेस्टेड। लेकिन सिर्फ टेस्ट व्हीकल्स जो हैं उन्हीं के ऊपर कस्टम ड्यूटी 0 हुई है। जो आप और मेरे जैसे लोग गाड़ियां लेके आएंगे बाहर से, उनके लिए थोड़ी सी महंगाई बढ़ाई है। दिखाता हूं, आ गई वही ऑटोमोबाइल्स वाली कैटेगरी आ गई। रेट्स ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम टू व्हीकल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सेमी नॉकडाउन फॉर्म। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले मैंने आपको एक अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जहां पे कस्टम ड्यूटी की काफी डिटेल में डिस्कशन करी थी, उसमें मैंने एक टेबल शेयर करी थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि सीकेडी व्हीकल्स जो हैं उन पे 30% टैक्स लगता है। लेकिन इसके अंदर वो क्लैरिटी नहीं थी कि ये पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक सब पे है कि नहीं, सिर्फ ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ था उस टेबल के अंदर। वैसे तो ये सब पे एप्लीकेबल था, लेकिन गवर्नमेंट ने ना इस बार क्लैरिटी कर दी है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिख दिया है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ईवी पुश कर रही है तो ईवीज अगर बाहर से आएंगी तो वो सस्ती पड़ेंगी, ये उस पर भी एप्लीकेबल है। सो अर्लियर दी ड्यूटी वॉज 30%, यहाँ पे 30% लिखा भी हुआ था। डिटेल अगर आप एनालिसिस चाहते हो पुराने रेट्स का तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो 30% ड्यूटी थी एंड साथ ही साथ 3% सरचार्ज लगता था। अब ये सरचार्ज जो है ये टैक्स नहीं है, मतलब कि ये गाड़ी की वैल्यू के ऊपर नहीं लगता। सरचार्ज इज बेसिकली अ टैक्स ऑन टैक्स,
जैसे 100 रुपए की गाड़ी है, उसके ऊपर 30 रुपए अगर कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो ये 3% सरचार्ज जो है, ये 3% 100 के ऊपर पे नहीं 30 पे लगेगा, यानी कि 3/100 into 30 which comes out to be 0.9. So जो टोटल कस्टम ड्यूटी बनती है इंक्लूडिंग द सरचार्ज, दैट इज 30.9 फॉर अ कार विच इज प्राइस्ड एट 100। मैं 100 इसलिए एक वैल्यू ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब ये सरचार्ज क्या है? SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो बेसिकली ये 3% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटा के निल कर दिया है, सरचार्ज हटा दिया है, लेकिन कस्टम ड्यूटी 30 से 35% कर दी है। तो जहां 100 रुपए की गाड़ी, उसके ऊपर टैक्स 30.9 था, अब वो 35 हो गया है। सो इफेक्टिव टैक्स रेट फ्रॉम 30.9% हैज बिकम 35%। अब बात करते हैं CBU की। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने गाड़ियों की जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कस्टम्स ड्यूटी की डिस्कशन करी थी, मैंने उसमें कहा था कि गाड़ी की वैल्यू अगर $40,000 मतलब गाड़ी का एक शोरूम प्राइस नहीं, उसकी प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होती है वो आप उस वीडियो में देख सकते हो, मैंने डिटेल में कैलकुलेट करी थी CIF। तो या तो वो $40,000 से ज्यादा हो, या पेट्रोल इंजन कार जिसका 3000 सीसी से ज्यादा इंजन है वो हो, या डीजल इंजन की अगर गाड़ी है तो 2500 सीसी से ज्यादा बड़ा अगर उसका इंजन हो, तो उस पर 100% कस्टम ड्यूटी लगती है। तो उस 100% कस्टम ड्यूटी के ऊपर तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर वो कार $40,000 से कम है, प्लस उसका इंजन पेट्रोल का अगर है तो 3000 सीसी से कम है, और या फिर अगर वो डीजल व्हीकल है तो अगर उसका 2500 सीसी से इंजन कम है, तो उस टाइम पे कस्टम्स ड्यूटीज लगती थी 60%। वो बात अलग है कि उस 60% कस्टम ड्यूटी के ऊपर 6% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगा करता था। सो बेसिकली 3.6, तो 63.6% पड़ता था टोटल सब मिला मिलू के। तो वो बढ़ा के अब 70% कर दिया है। तो अगर $40,000 से ऊपर की गाड़ी है तो 100%, उससे कम है तो 70% प्लस दी इंजन क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो टेबल थी पिछली बार उसमें भी सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात हुई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अलग से मेंशन नहीं करा गया था। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन था कि ईवी के ऊपर क्या होगा। कर दिया सरकार ने क्लैरिफाई, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड CBU अदर देन CIF वैल्यू मोर देन $40,000। अब इसमें क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन तो होता नहीं है, हाँ मोटर कितनी बड़ी है, बैटरी कितनी कैपेसिटी की है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन जितनी मर्जी बड़ी बैटरी हो, जितनी मर्जी छोटी बड़ी मोटर हो, अगर वो गाड़ी $40,000 से कम है तो उसके ऊपर भी एग्जैक्ट सेम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, यानी कि 60% कस्टम ड्यूटी से बढ़ा के 70%। सो बेसिकली अगर $40,000 से महंगी गाड़ी है इलेक्ट्रिक तो 100% ड्यूटीज, एंड उससे कम है तो 70% ड्यूटीज। सो इम्पोर्टिंग अ व्हीकल हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना कि $40,000 से कम की जो गाड़ी है, 3000 सीसी से कम की गाड़ी, 2500 सीसी से कम डीजल इंजन की गाड़ी, कस्टम्स ड्यूटी उन्हीं में बढ़ी है जो बड़ी हैवी गाड़ियां हैं जिनकी वैल्यू भी 40,000 से ज्यादा है, इंजन भी 3000 से ज्यादा है, उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी पहले भी उतनी थी और अभी भी उतनी है, उसमें कोई चेंज इस टेबल के मुताबिक नहीं है। सो जो बहुत हाई एंड कार्स हैं जैसे कि रोल्स रॉयस कलिनन, रोल्स रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, एस्टन मार्टिन, उनके इंजन और उनके रेट्स इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा हैं। तो वो पहले भी इतने की आती थी, अभी भी इतने की आती है। उनके ऊपर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटीज इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि उनको लोकलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका कस्टमर बेस काफी कम है। जो $40,000 और 3000 सीसी से कम वाली गाड़ियां हैं, इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये उस कैटेगरी की गाड़ियां हैं कि इसका कस्टमर बेस इंडिया में सफिशिएंट है, काफी लोग हैं जो उस लेवल की गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स को वो गाड़ियां इंडिया में ही असेंबल नहीं मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, क्योंकि CKD यानी कि असेंबल्ड कार्स के ऊपर भी 5% टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो जैसे कि BYD Atto 3 है जो कि CKD फॉर्म में इंडिया में आती है, सो दी गवर्नमेंट वांट्स कि आप उस गाड़ी को यहीं पे मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि वो गाड़ी 34 लाख की है और 34 लाख की गाड़ी लेनी इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी बड़ा मार्केट है। टोयोटा फॉर्च्यूनर खूब दबा के बिक रही है 50 लाख की होने के बावजूद भी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो व्हीकल्स के नीचे हैं बाइसिकल्स, यानी कि साइकिल भी अगर आप बाहर से इंपोर्ट कराते हो तो पहले 30% इंपोर्ट ड्यूटी थी विद 3% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के भी 35% कर दी है। अगेन गवर्नमेंट की यही इंटेंशन है कि साइकिल इतनी कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है कि आपको बाहर से ही लानी पड़ेगी, आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर लो। एंड सिमिलरली थोड़ा सा ऑटोमोबाइल से निकल के ऑफ टॉपिक में जा रहा हूं आपको गवर्नमेंट की इंटेंशन समझाने के लिए, कि जो टॉयज हैं या टॉयज के जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज को छोड़ के उनके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है। कंपाउंडेड रबर जो कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है पर केजी। और इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, इसके ऊपर तो इंपोर्ट ड्यूटी सीधा डबल कर दी है।
क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक चिमनी भी एक ऐसी चीज है जो लोग यहाँ खरीद सकते हैं, इसका अच्छा खासा मार्केट है। काफी सारी कंपनीज ना बहाने मारती हैं कि हम ये एक नीश प्रोडक्ट इंडिया में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि बहुत कम बायर्स हैं, इसलिए हम इंडिया में आके प्लांट नहीं लगाएंगे, हम बाहर से इसको इंडिया में एक्सपोर्ट कर देंगे। सो गवर्नमेंट को ये लगता है कि मास मार्केट की चीजें आप यहीं पे मैन्युफैक्चर करो। इसी बात के ऊपर टेस्ला के साथ इशू भी हुआ था, इस इशू को मैंने काफी डीप में कवर किया हुआ इस वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये पुश एंड पुल चल रहा था जिसकी वजह से कुछ कंपनीज नहीं आ पा रही इंडिया में बिकॉज ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज। लेकिन जो सुपर लग्जरी कार्स या सुपर हाई एंड कार्स हैं उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है। जो आदमी पहले भी अफोर्ड कर सकता था उस गाड़ी को लाना, वो अभी भी कर सकता है, वो ले लेगा। तो ये रेंज रोवर वगैरह उतने की पड़ेंगी। तो ये थे इस बजट के अंदर व्हीकल रिलेटेड सारे प्रोविजंस। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई अलग से इन्होंने पॉलिसी नहीं निकाली, कोई रिडक्शन नहीं निकाली। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फिलहाल जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। और प्लीज जल्दी देख लेना अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हो, क्योंकि जो कट ऑफ डेट है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है 31 मार्च को। क्यों होने वाली है, कैसे होने वाली है, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है। अब इस बजट के अंदर अलग अलग लोगों ने क्या कहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑटो इंडस्ट्री का ये कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी ताकि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज को महंगा कर दिया तो दूसरी चीज को थोड़ा सा सस्ता कर देते, लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ टैक्स ब्रेक दे देते। तो ये एक उनकी थोड़ी सी शिकायत है। एक और जो थोड़ी सी कंप्लेंट है ऑटोमोबाइल फेडरेशन की, वो ये है कि जो फेम 2 स्कीम है वो खत्म होने वाली है इस मार्च में। सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि बजट के अंदर उसको कोई एक्सटेंशन मिले, उसके अंदर आउटले थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि इस 31 मार्च के बाद उसका क्या होगा, विल इट एंड और विल इट कंटिन्यू, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी है अभी भी। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री फेडरेशन वाले जो हैं वो इस उम्मीद में दैट प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ मार्च, जब उसकी डेडलाइन खत्म होने वाली होगी, तब शायद गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करे और उसको एक्सटेंड करे। मार्च में भी अगर नहीं आया तो थोड़ा सा उनका दिल टूट जाएगा, और जो नॉर्मल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की तारीख में काफ़ी महंगी हैं। तो फेम 2 स्कीम की वजह से थोड़ा सा इंसेंटिव बेनिफिट मिल रहा था, तो वो खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनकम टैक्स डिडक्शन और जो इनकम टैक्स बेनिफिट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उस पर भी कोई एक्सटेंशन की बात नहीं हुई है। अगेन द इंडस्ट्री इज होपफुल कि नहीं 31 मार्च को जब वो खत्म होगा तो फिर से थोड़ा एक्सटेंशन मिल सकता है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। अगर एक्सटेंशन नहीं मिला देन अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो महंगी हैं, फेम 2 ना होने की वजह से वो और महंगी पड़ेंगी, प्लस जो टैक्स डिडक्शन मिल रहा था, टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, वो भी नहीं मिलेगा, तो एक एडेड खर्चा हो जाएगा। तो देखते हैं कि मार्च के अंदर क्या होता है। जैसा जो भी होगा आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, कितना काम का लगा, मुझे बता देना। एंड कौन कौन से प्रोविजंस आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, सबके अपने अपने ओपिनियन है। आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी बुरी लग सकती है, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।